नमस्कार, आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में व्यासी जिल विद्युत परियोजना की 220 केवी लाइन निर्माण के दौरान पंचवादून के विनहर क्षेत्र जाखने के प्रभावित कृषकों के क्षतिपूर्ति भूमि मुआवजे की धनराशि संबंधित किसानों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री की ओर से इस अवसर पर 17 किसानों को भूमि और वृक्षों के मुआवजे के रूप में कुल 11,88,070 रुपए के चेक प्रदान किए गए। वहीं इस दौरान मुआवजा हासिल करने वाले सभी किसानों ने उन्हें समय पर मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 16 अगस्त को अतिवृष्टि और भूस्खलन की वजह से जानमाल के नुकसान से बचने के लिए प्रशासन की ओर से शीघ्र व्यवस्था की गई है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसके लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां जेपी नड्डा पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में भी जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीटिंग कर रहे हैं। आइए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रताप सिंह जी, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट, निदेशक आईआईपी, डॉक्टर लालचंद मंगल, निदेशक डील, श्री श्रीधर कट्टी जी, निदेशक आईटीएम मसूरी, डॉक्टर अजय कुमार, निर्देशक आईआरडीई, डॉक्टर कलाचंद सेन, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, डॉक्टर एम मधु, निदेशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून, डीन अकेडमिक आईआईआरएस डॉक्टर प्रमोद कुमार, आईआईआरएस के वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, देवियों और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन। 23 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान में जुड़े हैं यादगार रहेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से इतिहास रच दिया। आज हमारे संस्थान में विज्ञान की सफलता का जश्न मनाने तथा भविष्य के दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण पधारे हैं। धन्यवाद महोदय, हम आपकी उपस्थिति से अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु उपस्थित सभी को इनके द्वारा किए गए असंख्य योगदानों से अवगत कराने में मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। श्री धामी जी लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आप मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों के साथ साथ एलएलएम भी हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की थी। खबरों का रुख कर लेते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सरकारी आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और खटीमा से पूर्व विधायक रहे सुरेश आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश आर्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि 1984 से 1988 तक सुरेश आर्य पहली बार विधायक रहे। वहीं 1996 से लेकर 2002 तक दूसरी बार विधायक रहे। 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद नित्यानंद सरकार में सुरेश आर्य कैबिनेट मंत्री भी बने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सुरेश आर्य एक जनाधार वाले नेता हैं और 1996 में उन्होंने खटीमा में यशपाल आर्य को चुनाव भी हराया है। वहीं सुरेश आर्य पार्टी में शामिल होने के बाद सीधे बागेश्वर में उपचुनाव के प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सुरेश आर्य की ड्यूटी बागेश्वर उपचुनाव में लगाई है। बागेश्वर विधानसभा आरक्षित सीट है और सुरेश आर्य बड़े दलित नेता माने जाते हैं।
सुरेश आर्य जी का आज घर वापसी हुई है। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, हमारी सरकार में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में आप 2 बार विधायक रहे और आपकी धर्मपत्नी बीना आर्य जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप अपने परिवार में पुनः सम्मिलित हुए हैं और मुझे इस बात को बताते हुए और अधिक खुशी है कि आपने का चंदन रामदास जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था और आपने मुझसे कल आग्रह किया कि मैं बागेश्वर चुनाव में जाना चाहता हूं और मैंने कहा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पर सम्मिलित होकर आप जाइए। ये बिना भाजपा में सम्मिलित हुए भी और वहां प्रचार की दृष्टि जाने की इनकी इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा उस दृष्टि से चीजें बिगड़ेंगी, माहौल उस रूप में बन नहीं पाएगा। आज पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप बागेश्वर चुनाव में पूरा समय देंगे और वरिष्ठतम कार्य इनके साथ अभी बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे क्योंकि इनका जो वर्किंग क्षेत्र है वो नैनीताल जिला है और आपने यशपाल आर्य जी को बहुत भारी मतों से हराया था, तो इनका अपना आधार है, अपना एक जनाधार है और आगामी दिनों में बड़ी संख्या में जो इनके समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेंगे। इनसे भी हम बातचीत आगे की दौर की करेंगे तो उसको उस कार्यक्रम को नैनीताल के अंदर ही करेंगे, बड़ी संख्या में और भी लोग जुड़ेंगे। देखिए, मैंने अपने इच्छा अनुसार ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के हिसाब से, विकास के हिसाब से। और जहाँ तक आपने कहा कि बागेश्वर चुनाव, वहाँ तो चंदन दास जी, पूर्व स्वर्गीय चंदन दास जी मेरे बचपन के ही साथ के थे। लखनऊ में जब विधायक था उससे पहले भी एनजीओ वगैरह चलाते थे, आते रहते थे, बड़े लगनशील थे। कोई भी कुछ से में कोई बात भी हम करते थे तो मजाकी में लेते थे, हंसते रहते थे, उसको बुरा नहीं मानता। तो जहाँ तक मेरा एक सवाल है बागेश्वर चुनाव का, उपचुनाव का, यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पार्वती दास जीतेंगी और जीतने का कारण भी एक तो संपत्ति तो है ही स्वर्गीय चंदन रामदास जी के कार्यकाल के कामों को देखते हुए, और दूसरा ये है जो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस की ये है कि वो माफिया जितने हैं, चाहे खनन माफिया हों चाहे शराब माफिया हों, ये कांग्रेस वालों को उत्तराखंड में पसंद है और उन्हीं को ही टिकट देते हैं। इनके पास कोई दूसरा जरिया है नहीं। तो जहाँ तक वहाँ कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया है, ये बहुत बड़ा माफिया जिसको हमारा समाज तो मानता ही है और अन्य लोग भी। मैं यही वहाँ कहने को जा रहा हूँ कि माफियाओं से पहले शरीफ आदमी को जिताओ। हाँ, क्योंकि माफिया क्या करेगा, अपने लिए काम करेगा, जनता का काम तो कर नहीं सकता। ये मेरी भावनाएं हैं, इस भावनाओं को लेकर के चुनाव में जा रहा हूँ और सपोर्ट कर रहा हूँ बीजेपी के कैंडिडेट। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि चंदन रामदास सरल स्वभाव के रहे हैं, बीमार होने के बाद भी उन्होंने समर्पित भाव से जनता के लिए काम किया। भट्ट ने आगे कहा कि चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास के विनम्र स्वभाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। बागेश्वर की जनता ने बीजेपी को मतदान करने का मन बना लिया है, बीजेपी की जीत पक्की है। तो इसलिए उनकी जो पत्नी, आज पार्टी ने विशेष अनुरोध किया है कि आप उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जरूर इसको स्वीकार करिए। वो पहले स्वीकार नहीं कर रही थी, पूरी पार्टी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया है और उनको लोग देवी स्वरूपा मानते हैं। बहुत विनम्र और बहुत ही अच्छी हमारी बहन है, इसलिए लोगों ने मन पहले ही बना लिया है कि हम वोट सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को देंगे और श्रीमती चंदन राम दास जी, पार्वती दास, उनको विजय बनाएंगे, इसलिए कोई चिंता का। वहीं हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र यादव ने बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे प्रदेश की जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। इसी बीच बागेश्वर का उपचुनाव भी सामने आया है। हमें पूरा विश्वास है कि बागेश्वर में बेहतर निर्णय कांग्रेस के पक्ष में ही आने वाले हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आज जिस तरह से मेजोरिटी की सरकार प्रदेश में है, इस सरकार से लोगों ने काफी उम्मीदें की थी, लेकिन 1-1.5 साल में उत्तराखंड में जो माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ हमारे पार्टी के विधायक लोगों की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने यहां दावा करते हुए कहा कि आने वाला 2024 में प्रदेश में एक नया माहौल देखने को मिलेगा और कांग्रेस के साथ जनता खड़ी नजर आएगी। हमारा उपचुनाव होने जा रहा है। आज जिस तरीके की हालत उत्तराखंड में विशेष रूप से, वैसे तो देश में बहुत बुरी हालत है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और लोकतंत्र की सरासर हत्या हमारे सामने साफ नजर आती है। इसी बीच में बागेश्वर का उपचुनाव आया है। हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित ही हम एक अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं और मैं से पहले भी मैंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। स्वतंत्र विचार रखने वाले लोगों को लगातार दबाना और कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये सारे मुद्दे निश्चित ही बागेश्वर में पूरी तरीके से सामने आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है लोग हमारे कांग्रेस की विचारधारा जो हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने में है, जो लोगों की समस्याओं के समाधान में है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, या जैसे मैंने कहा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, ये बहुत मुख्य मुद्दे हैं और लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि किसी भी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को उनका जो असली चेहरा है वो सामने आएगा। और इसी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा बागेश्वर उपचुनाव रहेगा उसमें हमारा बहुत रिजल्ट जो है वो सुखद होगा। हाँ, 2024 में भी हमारी तैयारियां हैं। हमने पहले भी आपसे बात की थी और एक बड़ी यात्रा जो पूरे उत्तराखंड के अंदर से जाएगी, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे सीनियर लीडर्स भी उसमें सम्मिलित होंगे, उसकी भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि सितंबर 15 के बाद 15 से 18 के बीच में जो भी एक रूट तय होगा, जो भी एक समय निश्चित होगा, उसके लिए भी हमारी जो संगठन है वो पूरी तरीके से तैयार है। और मैं जैसा कह रहा हूँ, हम जो पूरी उम्मीद है हमें बागेश्वर में उसका रिजल्ट सामने आएगा। जहाँ तक हमारे आंदोलनों की बात है, हमारे संघर्ष की बात है, मैं समझता हूँ कि ये कुछ चेहरे जो यहाँ पर बैठे हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं। चाहे विधानसभा के अंदर या बाहर यशपाल जी हों, या कोर्ट के अंदर भाई सुमित जी को जाना पड़ा, या बेरोजगारी की बात उठाने में हमारे भाई कापड़ी जी बैठे हैं। ये लगातार लोगों की नब्ज को समझते हुए लोगों की समस्याओं को। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है और कांग्रेस की फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बता दें कि प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया है। ये छत्तीसगढ़ में गया था और जो परिस्थितियां वहां पर है, उन परिस्थितियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उस सरकार ने लगभग 60 जन उपयोगी योजनाएं वहां पर संचालित की है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है लाभान्वित करने का काम इस सरकार ने किया है। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी वापसी हो रही है। भाजपा के पास कुछ कहने के लिए नहीं, और उन्होंने स्वतः ही जो है छत्तीसगढ़ को 4 श्रेणियों में बांटा है, ABCD, यानी कि D में कुछ हासिल नहीं होगा, C में भी कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा बहुत B में, और बाकी जो उनकी 15 सीटें हैं उनको। वहीं उत्तराखंड में अगले महीने 5 तारीख से चलने वाले 3 दिवसीय विधानसभा सत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरने की बात कही। उनका कहना है कि केवल 3 दिन के सत्र में 70 विधानसभाओं के विधायक होते हैं। उनकी अपनी वहां की क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं जो 3 दिन के सत्र में कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते।
उनका कहना है कि सत्र लगभग 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन अगर औसत की बात करें उत्तराखंड में तो ये 14 या 15 दिन तक ही सिमट कर रह गया। जहां तक विपक्ष की बात है तो हमारी ओर से नेता प्रतिपक्ष और तमाम नेताओं से चर्चा की जा रही है कि विधानसभा सत्र में सरकार, स्वास्थ्य, सड़क और नियुक्ति घोटाला, ये तमाम चीजों पर जवाब मांगा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सत्र की अवधि कम की गई है उससे लगता है कि सरकार विपक्ष का जवाब देने में टाल मटोल कर रही है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि 3 दिन की जो अवधि रखी गई है मानसून सत्र के लिए वो बहुत ही अल्प अवधि है। इसमें प्रदेश के 70 विधानसभाओं की बातें तो बिल्कुल निकल कर नहीं आएंगी। सरकार लगातार सदन के अंदर चर्चा करने से भाग रही है, उसकी अनदेखी कर रही है और तमाम विधायक जो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं उनके अपने भी क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जिनको सदन पर उठाने के लिए उन्हें चुना गया है। इसलिए ये 3 दिन नाकाफ़ी हैं और प्रदेश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि संविधान के हिसाब से भी 60 दिन मिनिमम किसी भी वर्ष में सदन चलना चाहिए। यहाँ जो औसत आ रहा है वो 15 दिन, 14 दिन या 12 दिन का औसत आ रहा है, जिसमें प्रदेश की समस्याओं का निस्तारण तो छोड़िए, उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। हमने तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तमाम विधायक दल के नेताओं से बैठेंगे, के साथ विचार विमर्श भी करेंगे, चाहे वो भर्ती घोटाले हो रहे हों प्रदेश के अंदर, चाहे अवरुद्ध पड़ी हुई सड़कें हों, चाहे पांव पसारता डेंगू हो या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का चरमरा जाना हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं वो हो, तो तमाम मुद्दे हैं इस प्रदेश के अंदर जिस पर हम बात रखेंगे। और सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर रही है, पिछले इन्वेस्टर्स समिट का भी जवाब। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से मजबूत करने में जुट गई है। बता दें कि पिछले दिनों 22 अगस्त को देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई। वहीं ये मीटिंग अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष नवीन ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे, वहीं अब 15 सितंबर तक हर जिले में ये सोशल मीडिया मीटिंग हो रही है। देखिए, प्रदेश में इन चारों समिट में प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं और केंद्र से माननीय अमित मालवीय जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं सोशल मीडिया और आईटी के और बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी जो है या तो देहरादून की समिट में या हल्द्वानी की समिट में, दोनों में से एक जगह अमित मालवीय जी भी रहेंगे। अन्य समिट में विनोद तावड़े जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं और बीएल संतोष जी भी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, वो भी किसी एक समिट में रह सकते हैं। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं के समूह क अधिकारियों का ही चयन होगा। इतना ही नहीं, अब आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस नई चयन नियमावली पर मोहर लगाई है। अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे, पर अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह क सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा और एक एक पद के लिए न्यूनतम 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। ये जब नीति लागू हो जाएगी तो उस आगे की भर्ती उसके मुताबिक होगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे स्पष्ट इस पॉलिसी में आज के कैबिनेट नोट में स्पष्ट नहीं लिखा गया कि वो हटेंगे या रहेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि आगे की सारी सिलेक्शन इस नीति के मुताबिक होगी। उसी के समाधान के लिए ये आज निर्णय किया। हमारा जो लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है उसमें कतिपय इसमें संशोधन इसमें किए गए थे।
पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो कुछ उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उचित प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान, एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी का पद धारण किए हों। इसके अलावा इसकी नियुक्ति की एक प्रक्रिया भी तय की गई है कि एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अदरवाइज हर पद के सापेक्ष 3 लोगों को चयनित करेगी। ये समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है और हर पद के सापेक्ष जो है 3 लोगों का नाम रिकमेंड करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे। एक तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन ये भी प्रस्तावित किया गया है कि जैसा कि वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। गणेश गोदियाल का आगे कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है तो दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार से अपील की है कि वह कानून लाकर लोगों को बचाएं। वहीं गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि सरकार से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं गणेश गोदियाल ने प्रभावित लोगों से लामबंद होने का भी अपील की है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है, लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। नंबर 1 बात कि जो लोग इन सड़कों के किनारे बसे हैं, यकीनन उसमें से अधिकांश लोग आज के नहीं बसे हैं। ये लोग पुश्तैनी, कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल। पिछले काफी समय से उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति बनी हुई थी और कई जिलों में भयंकर आपदा भी देखी गई, लेकिन आज राज्य के लोगों को मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर मिली है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश नहीं होगी और मौसम अच्छा रहेगा। इस दौरान लोग उत्तराखंड में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 25 तारीख अगस्त की हो गई है और अब देख रहे हैं कि जो वेदर एक्टिविटी काफ़ी कम स्टेट में देखने को मिल रही है और आगे कल से अगर बात करें करीब 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड। वहीं दिल्ली से देहरादून रहने के लिए आई महिला के घर से करोड़ों रुपए की चोरी करने के मामले में रायपुर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं हाई प्रोफाइल चोरों में पुलिस अब तक 3 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। आरोपित की पहचान भूदेव निवासी गांव वजिदपुर थाना बड़ौद के रूप में हुई है। में एक चोरी की घटना हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए।
दिनेशपुर थाना अंतर्गत नेताजी नगर गांव के समीप ट्रांसपोर्ट एड से अशोक लीलैंड के चेसिस से 18 बैटरी तमचे की नोक पर अज्ञात चोरी ने चुरा ली है। बता दें कि अज्ञात चोरों ने चौकीदार को बंधक बनाकर तमचे लहराते हुए अशोक लीलैंड के चेसिस के 9 गाड़ियों के 18 बैटरी चुराकर भाग निकली। इस दौरान ट्रांसपोर्ट के चौकीदार एवं कर्मचारियों ने कहा कि रात के 1 बजे की घटना है। करीब 12 से 15 लोगों ने दीवार फांदकर ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गए। अंदर आकर उन लोगों ने तमचा दिखाकर सबको बंधक बना लिया और 9 गाड़ियों से 18 बैटरी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये है कि मैं बैठा था, 2 आदमी आए, 3 आदमी आए और मुझे वहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने डंडे मारे, मुझे मारा और तमंचा उन्होंने दिखाया मुझे। ये बात है। कितनी बैटरी चोरी हुई? जी, बैटरी कितनी चोरी हुई? बैटरी हुई 9 गाड़ियों की। 9 गाड़ियों की? 9 गाड़ियों की। कितने लोग थे? और 12 आदमी थे। 12 आदमी, 3 मेरे धो रहे थे और बाकी क्या कहते माल को पार कर रहे थे। गाड़ी में आए थे, कार में आए थे, किस में आए थे? वो दीवार पे आए थे। दीवार से कूद के आए थे? जी। ये था सर, इन्होंने फ़ोन करा था 1 बजे। तो मैंने जब 1 बजे मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने करा सर को फ़ोन। मैंने सर ऐसा है, तुम यहाँ धोरे पड़ते हो, या तो पुलिस वालों को फ़ोन कर दो या तुम आ जाओ। तो ये बोले नहीं तुम आओ। जब मैं यहाँ आया तो मैं करीब, जब मैंने देखा यहाँ आने के सर तो ये थे, ये पलक हुए थे, ये तो बाराती भाग रहे थे। घाट बोले हम काम ना करेंगे, तमंचा है। 4-5 जने हम पकड़ के बैठ गए, 3-4 जने और बकाया बैटरी खोल कर ले गए। हमसे बोले अगर बोलोगे ज़्यादा तुम ये खुच्चा काटा सालो गोली मार देंगे। इनको ये बोल रहे? हाँ। तो ये बोले नहीं ज़्यादा, डर के मारे। तमंचे सामने कौन बोलता है सर? हम होते तो हम भी यही बात कहते, ले जाओ खोल के, क्या करेंगे सर बताओ। ये सर 4 बैटरी मिल गई हैं, 18 बैटरी चोरी हो गई। आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।